Assalamu alaikum. How's everybody and how's everything going? Acha, as far as today is concerned, what we are going to study is HMP shunt uh, revisions. ठीक है? And just a moment, my device is a bit shy to share the lecture. So we will be talking about directly like this. ठीक है, थोड़ा सा जब तक मुझे ये टाइम लगता है कि इसको मैं डिवाइस को अपलोड करूं। ठीक हो गया। इसके अलावा जी बेटा, आर वी देयर एवरीबॉडी? ग्लूकोज ग्लूकोजियोजेनेसिस, मुझे ज़रा मैसेज पर बताएं कि आपको ग्लाइकोलिसिस अभी आप लोगों ने पढ़ लिया, ताकि हम ग्लाइकोलिसिस से आगे चलें। Glycolysis, okay. Okay, all right. Now the before that we share, मैं आपको थोड़ा सा ना प्रीव्यू देता हूँ, और वो है कि जिस वक्त हम लोग कर रहे होते हैं ग्लाइकोलिसिस, तो हम लोगों को पता है कि हम सबसे पहले ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाते हैं, राइट? ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट से हम आगे चलते हैं और उसके बाद 1,6 फॉस्फेट से हम लोग शुरू करते हैं स्क्रीन शेयर नहीं हुई, एक सेकंड यार, मुझे तो मैं दोबारा से जूम ज्वाइन करूँगा। मैं मुझे अनज्वाइन करवा दो मीटिंग, मेरे से स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। दोनों में कर सकता हूँ, लैपटॉप में भी कर सकता हूँ। मैं इस वक्त सोच इधर से नहीं हो रही ना, मैं इधर से करता हूँ। इधर से नहीं हुई ना।
आप बच्चों को एंगेज करो थोड़ा सा, मैं ना किधर गया मेरा कौन सा चलो, थैंक यू। ओके बेटा, नाउ वी आर बैक टू द गेम। सॉरी फॉर एवरी, आप सारे मुझे सुन सकते हो? एवरीबॉडी कैन हियर मी, एवरीबॉडी कैन सी माय शेयर स्क्रीन? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक हो गया। Hexose monophosphate shunt, thank you so very much, is the other way. अब आपको glycolysis जब आपने पढ़ी है, why there is an important, why this is so important to study hexose monophosphate shunt या HMP shunt. Go through the glycolysis, you see you end up with the production of a net 4 ATP, and whereas you have consumed already 2 ATPs, so this pathway of digestion is not that profitable for the body. तो उसको profitable बनाने के लिए हम अल्लाह ताला ने या the metabolic pathway is to enhance another pathway and which has a very significant importance because of its energy yield. So let's go ahead and see कि ये क्या करता है. Like the smaller steps of glycolysis, glycogen आएगा, वो convert होगा glycogen phosphol rylase के साथ glucose 1 phosphate पे, उसके बाद इसी तरह इसकी conversion होगी up till the glucose. ये तो वो steps हैं आपने पढ़े हुए. अब जहां से हम शुरू करने लगे HMP शंट को, वो इसी पाथवे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट या ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, फिर यूडीपी ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन. दिस इज द अनदर पाथवे जिसके ऊपर से हम लोगों ने ये रेजिड्यू से, अब ऑब्वियसली जो पाथवे है तो बेटा वो ग्लाइकोजन से ऑनवर्ड, this way is going for the metabolic pathway, and these are the pathways that you must have studied in glycolysis. What we are going to talk about is metabolism of glycogen itself before HMP shunt. ठीक है ना? ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा एड्रेस करते हुए जाते हैं. आपको पता है कि ग्लाइकोजन रिसेप्टर्स होते हैं, ग्लूट रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आपके लिवर में भी होते हैं. Those are dependent on epinephrine, beta adrenergic receptors of the liver muscles, protein kinases and glycogen degradation होती है. इस छोटे से स्लाइड के अंदर you get to know two things very easily. One, that the transporter for the glycogen are GLUT2 and they are present in the liver. और वैसे भी आपका जो स्टोर है ग्लाइकोजन का वो लिवर में होता है. दूसरी बात ये है कि एपिनेफ्रिन की आप लोगों ने अक्सर नाम सुना होगा, आप लोगों को एंडोक्राइनोलॉजी अभी तक पढ़ाई नहीं है, तो एक छोटी सी बात है कि फियर फ्लाइट फ्राइट के अंदर epinephrine is being produced. So जब आपने extensive energy consume करनी है, so you need extensive reservoirs. So one of the collaborative चीज ये है कि epinephrine या कोई भी ऐसी stimulus जो कि upgrade करती है आपके intrinsic factors को, that depletes your glycogen reservoirs. On the B slide, दूसरी तरफ देखें, एपिनेफ्रिन अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती है और ये प्रोटीन सी काइनेज को करते हैं, which in sense increases the insulin receptor और ग्लाइकोजन सिंथेसिस. और ठीक है, what does glycogen synthesis has to do with insulin? किसी को पता है?
एक तरफ से हम लोग कह रहे हैं कि ये ग्लाइकोजन को डिग्रेड करवा रही है. On the other hand, we are saying that this is actually synthesizing glycogen. Insulin converts glucose to glycogen. Why is that? Anything that you can talk about? Anybody has an idea? यही बेसिकली इंसुलिन से पीछे एपिनेफ्रिन है. यही एपिनेफ्रिन इसको डिग्रेड कर रही है, यही एपिनेफ्रिन इसको सिंथेसाइज करवा रही है. देन व्हाट इज द कॉल बिहाइंड ऑफ इट? अच्छा चलो, आई एम कमिंग बैक टू द पाथवे. छोटा सा बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप लोगों को एक अंदाजा करवाने. Insulin has a very significant function of binding the fatty acids of your circulation into adipocytes. It is one of the functions of insulin as well as. ठीक है, इस इंसुलिन ने आपकी जो ब्लड शुगर को रेगुलेट करना होता है इज जस्ट. बहुत से लोगों को ये लगता है कि secretion of insulin will produce the ATP, but it doesn't. Actually, it helps for fixation of glucose from extracellular to intracellular. So this is the pathway actually, because जब excessive extracellular से ग्लूकोज इंट्रासेलुलर आएगा तो वो ग्लूकोज फिक्सेशन हो जाएगी. और जिस वक्त ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन के लिए आएगा एपिनेफ्रिन से और वो दोबारा से फिक्सेशन के लिए डिग्रेडेशन के लिए रहेगा, दैट इज द स्टेट वेयर यू आर इन डेफिशिएंसी ऑफ सीरम ग्लूकोज. ऑलराइट, चले आगे चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे. Effects of glucagon and epinephrine on glycogen and phosphorylase glycogen synthesis activities. ठीक है. Now there are two other hormonal effects. ठीक है. अच्छा, आप लोगों के BDS के कोर्स के अंदर एक बड़ी अजीब सी बात है कि आप लोगों की एंडोक्राइनोलॉजी नहीं है, मगर ऑब्वियसली ये जो जितने भी पाथवेज हैं दे आर हॉर्मोनली या ह्यूमरली और न्यूरोलॉजिकली और डेल्ट विद. तो हो ये सकता है कि आपको कुछ लोग कुछ जो टीचर्स हैं या कुछ जो आपके कंसर्न लोग हैं वो आपको हार्मोन्स के ऊपर इतनी ज़्यादा बात ना करें. बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि इसमें मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ, उसका ये है कि आई थिंक विदाउट दैट कॉन्सेप्ट इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. So you don't really need to scratch the secretions of epinephrine or precursors, मगर एक ज़हन में रखें और आगे चलते हैं. So let's go on. Epinephrine and glucagon. पिछले हमने स्लाइड में ये पढ़ा, epinephrine and glucagon they are in simultaneous या synchronization. They work together because whenever epinephrine releases or goes into the cellular by lipid phospholipid layer for binding, तो glycogen ने भी उसी तरह bind होना और fix होना. So उसके बाद प्रोटीन काइनेज ए, उसके बाद प्रोटीन काइनेज ए को आप ऐसे समझें कि these are those proteins embedded into the inner side of the intracellular surface for a secondary messengers. ठीक है, इससे ज्यादा अभी आप लोगों ने नहीं जाना. उसके बाद there are two pathways. ये प्रोटीन काइनेज ए की जो गाड़ी है ये ग्लाइकोजन को दो तरफ ले जाएगा. One of them is glycogen A, which is goes to synthesis of the glycogen, and that is glycogen synthase B, that is goes for the phosphorylation of the glycogen, जिससे हम बाद में बात करेंगे, अभी इसके ऊपर दोबारा आएंगे. On the other hand, on the contrary hand, phosphorylase यहाँ पे काइनेज एक एंजाइम होता है. अभी मैंने आप लोगों को कल परसों जब मैंने पढ़ाई थी एंजाइमोलॉजी तो मैंने बताया था काइनेजेस और दोज एंजाइम्स. जल्दी बताओ काइनेजेस कौन से, कोई तो बता दे. व्हाट आर काइनेजेस?
आई एम श्योर सारे सोए हुए। एनीबॉडी? व्हाट आर काइनेजेस? जोहा तुम्हारे कान पकड़ लो, खुद से अपने कान पकड़ लो। और कोई और? एनीबॉडी एल्स? जागे हुए हो? मैं मतलब दीवारों से बात कर रहा हूँ, ये क्या? guys are there? जागे हुए हो या नहीं होगा, मेरे ख्याल से किसी ने मुझे जवाब देना नहीं मिला। खैर एनीवेज, मेरे ख्याल से कोई है नहीं। फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर कहते हैं। इस्मा आप भी कान पकड़ लो। और एनीबॉडी एल्स? यार मैंने बड़े मजे का लेक्चर दिया था आपको। सर आप ही बता रहे। ठीक है मैडम, ये जरा बेहतर है वैसे। दिस आंसर आई लाइक इट। बेटा काइनेजेस, मेक श्योर कि कल एंजाइम्स में पढ़ाया था और यहाँ पे मैं आपको आके रोक रहा हूँ और ये इस तरह का क्वेश्चन इंटरोगेटिव से पूछ रहा हूँ। मेक श्योर यू रिमेंबर, kinase is an enzyme which adds on phosphate, not transfers. Transfers का मतलब ये होता है कि अगर कहीं से वो उठाता है कोई चीज और दूसरे को देता है तो वहां से उठा के उसे भी कंपनसेट करता है। सो फॉस्फोराइलेशन, यस। मेरा अब ये तुमने नेट से देख के मारा है या वो कहता है सेमी ट्रांसफर नहीं करता, इट एड्स ऑन। देयर आर ट्रांसफरेजेस फॉर दैट पर्पस। देयर इज अ डिफरेंस टू नो दैट। एक चीज एटीपी को तोड़ा, उसमें से फॉस्फेट किसी को दे दिया और एटीपी को एडीपी करके या एएमपी करके निकाल दिया। दिस इज नॉट ट्रांसफरेशन। ट्रांसफरेशन इज लाइक, जो कि मैं आपको नाइट्रेट्स में पढ़ाता रहा हूँ या ग्लूटामीन में पढ़ाता हूँ, इधर से that is something to understand कि डेफिनेटली किसी सर हारून ने कहा था बेटा किताब में मैंने कल आपको पढ़ाया है एंजाइम्स, तो मेक श्योर यू रिमेंबर दैट थिंग फ्रॉम द बुक। अगर एक कैजुअली कोई बंदा किसी को बताता हो, वो ये कहेगा ना कि ट्रांसफरेज इज द एंजाइम जो कि फॉस्फेट ट्रांसफर कर रहा है, दे रहा कर रहा है। बट इन दिस केस आई नीड यू टू अंडरस्टैंड द क्रिटिक्स ऑफ द सिचुएशन। ये बात क्रिटिक्स की थी, शायद किसी में भी कहने पे ये बात इतनी वो लाइटली ली जाए, बट एज ऑफ एंजाइमोलॉजी के बाद से मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने अभी पढ़ाई है। एंजाइमोलॉजी के अंदर इन दोनों ग्रुप्स के अंदर डिफरेंस है। एक से जस्ट क्लीव ऑफ हो जाता है और एक में ट्रांसफर होता है। सो इधर क्लीव ऑफ होता है। देखो एटीपी, मेरा माउस देखो, एटीपी इज बीइंग कन्वर्टेड टू एडीपी एंड देन इट गोज ऑफ, खत्म। ठीक है, इसका एक फॉस्फेट फॉस्फोराइलेज काइनेज ने लिया और इसने इसको फॉस्फेटेज किया, यानी इसको फॉस्फेट ऐड किया, फॉस्फोराइलेज काइनेज, यानी एक पी ऊपर आ गया। अब जब फॉस्फोराइलेज काइनेज है, जब उसके ऊपर एक एडिशन हुई है तो यहाँ पे एंजाइम एक्टिवेशन हुई है। ठीक है, दिस एंजाइम एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोराइलेज काइनेज, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, विद एन एडिशनल ग्रुप ऑफ फॉस्फेट। जिन्होंने मेरे से प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पढ़ी है उन लोगों को यहाँ पे पता होगा ये एडिशनल ग्रुप ऑफ फॉस्फेट किसके साथ लगता है। ये यहाँ पे लगता है आपके विटामिन बी से, पायरोफॉस्फेट के साथ। याद है, पायरोफॉस्फेट डोमेन होती है जो कि फॉस्फेट को फर्दर अटैच करके आगे देती है। ठीक है, सो कैल्शियम इज मॉड्यूलेटिंग, ये वो हो गया आपके मॉड्यूलेटर हो गया। Calcium is modulating for the activation of the enzyme. Now the enzymes comes down. Glycogen phosphorylase B again consumes another ATP. Number of ATPs को देखें, और glycogen phosphorylase A phosphatase बन जाता है, जिसको आगे glycogen degradation में जाता है। So this is the degradation पाथवे की एक्टिवेशन हुई कि ग्लाइकोजन का एक दफा जब उसने लिवर में ट्रांसपोर्ट हो गया, तो ट्रांसपोर्ट होने के बाद उसका फर्दर
अब स्टेप्स क्या हो गए? सबसे पहले वो फॉस्फोराइलेट हो गया, वो एक्टिव होने के लिए उसके ऊपर फॉस्फोरेशन हो गई। इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन ऑन ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ठीक है जी, इसमें ये पाथवे ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए तक, ठीक है ना, अब लोगों ने पीछे पड़ा। अब इधर एक चीज और आके देखें, यहाँ पे इंसुलिन जिस वक्त एक्सेस में स्क्रीड होती है, और इंसुलिन कहाँ स्क्रीड होती है और कहाँ पर आती है? इंसुलिन आपकी बॉडी में उस वक्त, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में उस वक्त प्रोड्यूस हो रही है जब आपने बहुत ज्यादा मिठाई खाई है, मीठा खाया है, यू आर फुल ऑफ ग्लूकोज. So when you're full of glucose, there is no need of degradation of glycogen. So how insulin actually regulates this pathway? Insulin is being secreted. It will go and it will talk to the protein phosphatase 1, and what does it do? That it hydrolyzes the pathway. ठीक है, इसमें क्या करेगा कि विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रेटेज, यानी H2O के अंदर से आएगा और एडिशन करवा के इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज करवा देगा। जिस वक्त इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो कि ADP की तरफ से आया था, ATP की तरफ से, जब वो रिलीज हो गया तो मींस ग्लाइकोजन की फॉस्फोराइलेशन खत्म होगी, एंड सिंस द इनएक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोराइलेशन हो गई, दिस ग्लाइकोजन कैन नॉट गो अ स्टेप अहेड। यहां तक समझ आ रही है? एनीबडी क्या हैज एनी कंफ्यूजन? बड़े सिंपल तरीके से चल रहे हैं, यहां तक कुछ बात की जो कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे चलें। तो सोती भी कौन, जवाब तो दे दिया करो। सो थैंक यू। स्टेप्स टू अंडरस्टैंड। अब ये ग्लाइको, थैंक यू ईशा, जोहा, नाइला, आयशा, ठीक हो गया, थैंक यू। सो आप लोग जाके हुए ग्लाइकोलिसिस की एक स्टेप को थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं, जहां से हमने अब अपने आगे गए। ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज कन्वर्ट्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसी तरह रट लो ये जल्दी जल्दी से ना, जिस तरह आयतल कुर्सी रटी हुई है ना, इस तरह रट लो। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से fructose 1,6 phosphate or glyceraldehyde 3 phosphate, down through that 1,3 bis phosphate and 3 phosphoglycerate, down to that phosphoglycerate 2 and phosphophenol pyruvate, going down to the pyruvate and gluconeogenesis। ठीक है जी, ये पूरा पाथवे था जो कि आपको TCA साइकिल जी बड़ा मुश्किल है जी, ये होता है। दिस इज एज सिंपल एज दैट, इतनी सी बात। बट what we are going to talk about, अब हम ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को HMP के साथ लेके जाएंगे। सो पायरुवेट प्लस बाइकार्बोनेट, जिन्होंने मेरे से प्रोटीन पढ़ी हुई है, वो लोगों को ये पता होगा कि मैंने उनको जब बताया था कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर भी पायरुवेट प्रोड्यूस होने के बाद बाइकार्बोनेट कहाँ से डोनेट होता है? ग्लूटामीन की तरफ से। ग्लूटामीन टूटता है विद द हेल्प ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेटरी कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और बाइकार्ब रिलीज करवाता है, जिसकी वजह से पायरुवेट काइनेज एंजाइम होता है। यहाँ पे अभी तुम लोगों ने पढ़ा होगा ग्लाइकोलिसिस के अंदर पायरुवेट काइनेज एंजाइम होता है जो कि पायरुवेट को फर्दर एक्टिवेट करता है। प्लस ATP इज कन्वर्टेड ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक हो गया? और अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस का पाथवे देखो तो इसको रिवर्स करोगे, ऑक्सैलो एसीटेट कहाँ से आता है? एनीबॉडी टॉक टू मी। ऑक्सैलो एसीटेट कौन दे रहा है? वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? इन द ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे ऑक्सैलो एसीटेट कहाँ से आ रहा है? कम ऑन, आज ये वो BDS की क्लास नहीं लग रही जो मुझे हर रोज पढ़ा रही जाता हूँ मैं। आज तुम लोग वोट डालो, क्या बात है? साइकिल? कौन सी साइकिल? सिट्रिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल नहीं बेटा, मैं हिरा ग्लूकोनियोजेनेसिस पूछ रहा हूँ। TCA साइकिल ग्लूकोनियोजेनेसिस में
पायरुवेट की सिंथेसिस के बाद शुरू होगा। पहले आपने पायरुवेट प्रोड्यूस करना, एक अदर देन ग्लूकोज सोर्स से आपने टीसीए चलाना है। सो वहां पे कहां से आएगा, यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑक्सैलो एसीटेट in gluconeogenesis shall come from the transamination and fatty acid degradation। याद है जिन्होंने मेरे से तुम में से जो लोग बच्चे इधर थे जिन्होंने मेरे साथ वो पाथवे पढ़ा था जिसके अंदर हम लोगों ने ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज किया था। कोलेस्ट्रॉल के अंदर मैंने बताया था कि ऑक्सैलो एसीटेट और एसीटो एसीटेट और एसिटाइल कोए, ये तीनों दोनों मिल के बनाते हैं और ये एक रिवर्स पाथवे है ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर। वहां पे आपको पायरुवेट सिंथेसाइज करना है। इधर क्या हो रहा है कि ग्लूकोज से एंड प्रोडक्ट पायरुवेट बन रहा है और पायरुवेट टीसीए साइकिल के अंदर जा रहा है। यही हो रहा है ना बेटा, ऊपर से ग्लूकोज आ रहा है, टूट रहा है 1,6 फॉस्फेट, बिस फॉस्फेट, फिनॉल पायरोफॉस्फेट और फिर पायरुवेट। दिस इज जी कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट। वेरी गुड। ठीक है, जब आपके पास ग्लूकोज से पायरुवेट आ रहा है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं हो रहा। और अगर ग्लूकोज आपके पास शॉर्ट आपकी बॉडी में, इन स्टेट ऑफ आप फास्टिंग है, इन स्टेट ऑफ डाइटिंग है, तो आपको जो एनर्जी जिस कंपाउंड ने देनी है इन द एंड ऑफ द डे, जिस साइकिल ने आपको प्राइमरीली एनर्जी देनी है, दैट इज योर टीसीए साइकिल। So the whole force is to run the TCA cycle and the reverse of the diagram will go on। ठीक है, आगे चलते हैं। फिनॉल नॉल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज। ठीक है जी, in this slide oxalo acetate will be converted in PEP carboxykinase। ठीक हो गया। अब नाउ लुक एट इट कि हुआ क्या। PEP आपका जब कन्वर्ट हुआ है, सॉरी गाइस एक सेकेंड, अच्छा जी, फॉस्फोफिनॉइल पायरुवेट फॉस्फोइनोइल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जिसको कहते हैं आगे कन्वर्जन करवाता है। तो इसके सबसे जो मेजर पाथवे आपके टीसीए साइकिल के अंदर अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो the function of phosphoenol pathway है कि एसिटाइल कोए इवेंचुअली ग्लूकोज या फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट और फिनॉल पीईपी कार्बोक्सिलेज काइनेज, ये सारी चीजें एक इस एंजाइम को या इस प्रोडक्ट को जो कि कार्बोक्सिलेशन के बाद या कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट के बाद बनता है, इसको अपग्रेड करती है, इसको इन्हांस करती है। इसके पॉजिटिव रेगुलेटर्स कौन से हैं? एसिटाइल को ए। एसिटाइल को ए कहां से आ रहा है? आपके प्रोटीन पाथवे से आ रहा है। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट आपके ग्लाइकोलाइसिस से आ रहा है और खुद पीईपी कार्बोक्सिलिक काइनेज। दीज आर द फैक्टर्स जो कि इसको अपग्रेड करते हैं इसको। एंड वंस इट इज बीइंग अपग्रेडेड तो ये क्या करेगा? ऑक्सैलो एसीटेट को आगे फर्दर दो काम में करेगा। एक, इसको यहां से लेके जाएगा आपके टीसीए साइकिल में, ठीक है, ऑक्सैलो एसीटेट को जीटीपी के साथ ऐड करके। दूसरा, इसको लेके जाएगा मैलेट के लिए, मैलेट सिंथेसिस के लिए। और ठीक है, अब मैलेट के लिए अब अगली स्लाइड चलते हैं, मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो एक हाँ,
राइट, नहीं वो आपकी टीसीए वाली बात में रहेगी यहाँ पे। चलो मैं किसी और आपसे गौर से सुनो, सिर्फ छोटी सी बात सुनो। जिस वक्त ये पीईपी बन गया उसके बाद अगर इसके ऊपर एडिशन हुई, सिर्फ याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मेरे लेक्चर की स्लाइड में नहीं है मगर ये आप लोग को बहुत जरूरी पता होना चाहिए। अगर इसके साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड लगता है तो ये कैल्विन साइकिल में चला जाता है, ठीक है, जो कि अगेन विदाउट कार्बोक्सिलेशन पीईपी बना लेता है, ठीक है, विदाउट कार्बोक्सिलेशन ये कैल्विन साइकिल ने दोबारा से पीईपी बनाया। अगर इसके साथ आपकी एडिशन होती है एसिटाइल कोए की, इसके साथ एसिटाइल कोए की, तो ये सिट्रेट में जाएगा, ठीक है, या टीसीए साइकिल में जाएगा। ऑलराइट, और ये जो दोनों चीजें हैं ये इसकी सिंथेसिस को नेगेटिव फीडबैक देती हैं। इतनी सी बात मेरे लेक्चर से कन्वर्ट होती है। अच्छा जी, हमने जाना आहिस्ता आहिस्ता क्या कहते हैं एचएमपी की तरफ। सो एचएमपी की तरफ जाते जाते हम लोग अपने स्लाइड्स को इस तरह डील करते हैं कि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना, उसके साथ हाइड्रेटेज एंजाइम आया, उसने इसको फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट कर दिया और दी एनर्जी चेंज हो, प्लस एक फॉस्फेट निकला। गोइंग अहेड टू दिस स्टेप, साइटोसोलिक एंडोप्लाज्मिक ये भी छोड़ दो, यहां से आगे चलते हैं। सॉरी, अब नजर आ रहा नहीं आ रहा, ये जो चीज बेटा मैं दिखाना चाह रहा हूं वो देखो। आपकी पीईपी कार्बोक्सिकाइनेज आया, जीटीपी के साथ पीईपी बना, जिसने आगे देखो 3 फॉस्फोग्लिसरेट के साथ, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट दोबारा से आगे कन्वर्ट होगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट एंड देन ग्लिसरोएल्डिहाइड, ठीक है, इन क्रॉस कॉम्बिनेशन विद डिहाइड्रोऑक्सीएसीटोन, ठीक है, and in final we will form fructose 1,6 bisphosphate leading to the glucose and onwards. This is the endoplasmic reticulum reaction. ये ग्लूकोनियोजेनेसिस है और ये पाथवे डाउन द ग्रेड ग्लाइकोलिसिस है, and this is the pathway जिसकी मैं आप लोगों को अभी बात कर रहा था कि एडिशन ऑफ जीडी ऑन पीईपी ये क्या करता है, ठीक है। गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब सर सारे कह रहे होंगे सर आपने तो अपना एचएमपी शंट नहीं शुरू, तो लेट्स सी वेयर नाउ द एचएमपी शंट स्टार्ट्स ऑन। ग्लूकोज केम टू कन्वर्ट बिकम फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट, फिनॉल एंड पायरुवेट, ठीक हो गया। अब यहां पे देखें fructose 2,6 bisphosphate or AMP together, they go and fructose 1,6 bisphosphate, citrate, ATP, AMP और ये they will form phosphofructokinase 1 जो कि इनकी reverse conversions करेगा। So these are the balancing pathways, ठीक है। ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, ठीक है। और यहां से हम आगे जा रहे हैं, सॉरी हाँ, दिस इज द पाथवे जहां से हम अपना क्या नाम है एचएमपी शुरू करें। तो मैं इसको जरा, अभी तक आपको सारे पाथवे की समझ आ जानी चाहिए, नहीं आई तो मैं दोबारा समझाने को तैयार हूं, मगर वो ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यहाँ से देखें नेट एटीपी और ऑक्सीडेटिव स्टेप्स से देखें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ 6 फॉस्फो ग्लूको नोलैक्टोन में, ग्लूको फॉस्फो ग्लूको नोलैक्टोन, ठीक है जी।
इसके अंदर कौन सा एंजाइम का आया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज। एक चीज हमेशा याद रखें, जहां पे भी NADP या NADPH आते हैं वहां पे आपका एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज ही होगा। सो अगर आपको एग्जामिनेशन के अंदर भूल जाए कि कौन सा एंजाइम है और आपको यहाँ से ये पता हो कि ये NADP प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां पे डिहाइड्रोजिनेज है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपको पता है हमने ग्लाइकोलिसिस से बनाया, अब ग्लाइकोलिसिस से उठा के हम यहाँ पे लेकर आए। First thing which happens to HMP in the HMP shunt, glucose 6 phosphate is being converted by the hydratase enzyme producing an NADPH which goes into the oxidative cycle of mitochondria, ठीक है, और वहां से ATP बना पहला। फिर उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की एक्शन के बाद ग्लूको 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन बना, इसके ऊपर दोबारा से हाइड्रेटेज आया, बेटा नॉट इम्पॉर्टेंट मगर हाइड्रेटेज है, ग्लूकोनोलैक्टोनेज, ठीक है, मेक श्योर इसको लैक्टोनेज कहते हैं, नॉर्मली इसे लैक्टोनेज कहते हैं, इट इज नॉट दैट लैक्टेज, इट्स डिफरेंट फ्रॉम द लैक्टेज जो कि मैंने उस दिन पढ़ाया था, इट इज लैक्टोनेज, ठीक हो गया। सो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले स्टेप में क्या हुआ है, कम ऑन गाइस, पहले स्टेप में क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन निकला है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। दूसरे स्टेप में क्या हुआ है, देखो H2O आया, H बाहर निकल गया, O रह गया अंदर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन हुआ, तो दोबारा ऑक्सीडेशन हुई। ये वो स्टेप्स है, आपसे सवाल आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेम एंड राइट the oxidative stages or steps of HMP pathway। तो बेटा ये देखो, ये ऑक्सीडेटिव स्टेप्स है, पहले में कैसे ऑक्सीडेशन हो रही है, हाइड्रोजन निकल रहा है, दूसरे में कैसे ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीजन ऐड ऑन हो रहा है, और तीसरे में क्या हो रहा है, जब आपके ग्लूकोनोलैक्टोनेज ने एक्ट किया और इसने ऑक्सीडेशन की इसकी, तो ये कन्वर्ट हुआ ग्लूको 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन से लेके ये 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट हो, ठीक है। ऑब्वियसली स्ट्रक्चरली इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है अदर देन एडिशन ऑफ वन ऑक्सीजन। सो ये चीज मेरी अभी यहाँ पे कहीं भी बात को याद रखिएगा, मैं आगे इस पॉइंट पे आऊंगा। गाइज आर यू लिसनिंग टू मी, मुझे कोई फीडबैक दो। HMP शंट मेरा वाला लेक्चर शुरू हुआ है, यहाँ तक पीछे वाली तो बातें मेरी नहीं थी, यहाँ से मेरी बातें हैं। आर यू फॉलोइंग, ऑक्सीडेटिव स्टेप्स का पता चल रहा है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब द लास्ट ऑक्सीडेटिव, थैंक यू सानिया, वेरी गुड, यू गाइस आर द थर्ड एंड द लास्ट ऑक्सीडेटिव स्टेप। देखो यहां तक आपका ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चल रहा है, मेक श्योर आप लोगों ने इस चीज को भी ये ज़हन में रखना, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन एटम, 6 कार्बन मॉलिक्यूल एंड इट इज हैविंग 6 फॉस्फेटेजेस एट द मोमेंट। तो 6 on 6 का यहां तक फॉर्मूला चल रहा है, और जब तक के 6 on 6 का चलेगा वहां तक आपकी ऑक्सीडेशन भी चल रही है, ठीक हो गया। अब देखो ऑक्सीडेशन का लास्ट स्टेप, glucose यानी सॉरी 6 phosphogluconate is being converted into ribulose 5 phosphate। So now you will see कि ribulose या ribose is a 5 carbon sugar और 5 phosphate वाला, तो यहाँ पे आपका एक नंबर ऑफ कार्बन यूनिटी कम हुआ। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, जहां पे अगर आपको कहेंगे राइट डाउन द स्टेप or write down the stage or precursor of dephosphorylation in HMP shunt, तो आपका ये स्टेप होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फोग्लूकोनेट से आपने राइबोलोज 5 फॉस्फेट बना, और इसके अंदर ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है बेटा, ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है, रिमेंबर दिस, जो ग्लूकोनोलैक्टोनेज ने एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड किया था, एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड किया था 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन के अंदर, ठीक है ना, एक ऑक्सीजन ऐड किया था इस स्टेप पे, सेकंड स्टेज।
इस स्टेज में वो ऑक्सीजन इसी का एक कार्बन उतार के निकल जाता है। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन एट अ टाइम हो गया, ठीक है। सो दैट इज ऑब्वियसली ये एक प्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन हुई, ये डीऑक्सीडेशन हुई, तो ये तो बेसिकली रिडक्शन हुई, मगर एट द सेम टाइम बिकॉज एक डीप्रोटोनेशन हुई है और एक ऑक्सीडेशन हुई है, एक रिडक्शन हुई है, सो दिस इज बिकम न्यूट्रल। ऑन द अदर हैंड एक और एनर्जी यील्डिंग स्टेप यहाँ पर आया है जिसके अंदर NADP और एक H निकल जाता है इसके साथ, removal of hydrogen, the last stage of oxidation. But now we will see who has taken the carbon out of here. ठीक है, the one who has taken the carbon out of here is responsible for removal of the phosphate as well. अब ये formula आगे आएगा. The enzyme is very important medically. 6-phosphogluconate dehydrogenase नॉर्मली बच्चों के अंदर पीडियाट्रिक्स के अंदर एक डिजीज होती है जिसे कहते हैं हीमोलैटिक जॉन्डिस। और अभी जो कोरोना के मरीज हैं, कोविड जो सार्स कोविड है, उसके अंदर भी ये हो रहा है कि जो पेशेंट जब क्रिटिकल स्टेज पे आते हैं तो ब्लड RBC टूटना शुरू हो जाता है और टूट के अपना फोलेट रिलीज करता है और ऑन सो ऑन। वो बातें आपने आगे की हैं, मगर जो चीज़ आपने यहाँ पे क्लिनिकली जाननी है वो ये है कि डेफिशिएंसी ऑफ 6-phosphogluconate dehydrogenase is one of the reasons of hemolytic jaundice। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। क्लिनिकल बात मैंने इसकी बता दी। अब हम आगे हैं मेरे स्लाइड में नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेप भी लिखा हुआ है, मगर बाकी के मैं आपको बताता हूँ। अब 5 राइबोलोज 5-फॉस्फेट, बहुत अच्छा सा नाम है, दोनों 5-5 है, राइबोलोज है 5 इधर भी, और मतलब 5 दरम्यान में, एक तरफ उसने राइबोलोज रखी हुई है, एक तरफ उसने फॉस्फेट रखा हुआ। अब राइबोलोज 5-फॉस्फेट 3 एपिमरेज और राइबोज 5-फॉस्फेट आइसोमरेज। अच्छा जी बेटा, अभी मैंने तुम लोगों को एंजाइमोलॉजी पढ़ाई थी, फिर से आगे तुम लोग फंस गए। व्हाट इज एपिमरेज एंड व्हाट इज आइसोमरेज, बताओ। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मेरे आगे एक लेक्चर के लिए, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। व्हाट इज एपिमरेज एंड व्हाट इज आइसोमरेज? कम ऑन, सब बताओ, कुछ तो बताओ, नेट ही खोल के बता दो। व्हाट इज एन एपिमरेज एंड व्हाट इज एन आइसोमरेज? किधर गया यार मेरा बड़ा बच्चा था, मेरे साथ बड़ा पढ़ता था, पिछले दिनों तक मेरी हिस्ट्री काफी लग रही थी, मैं पढ़ता हूँ सर। किधर है? क्या नाम था, नजर ही नहीं आ रहा, अभी सुना होगा उसकी आजकल पोस्ट में। किधर है जी बेटा, बताओ, कम ऑन एवरीबॉडी। What is the difference between an epimerase and an isomerase? It's a serious thing. Come on. Bachcho, take the interest. Everybody, look at me. You need to answer this thing. Oh. देखो बेटा, this is not going good. कल को सबने ये कहना है कि यार ये हम लोग तो कोरोना की वजह से ये हो गया, वो हो गया, ये आइसोमर्स आर फॉर्म्ड बाय आइसोमेरेज। क्या होता है आइसोमेरेज, मतलब क्या आइसोमर क्या होता है? वही तो बोले रहा बेटा, आप लोगों के पास इंटरनेट है, उधर से खोल के देखे, इतना तो अपने आप को स्क्रैच आउट करो बेटा। सेम केमिकल फॉर्मेट डिफरेंस है जी। इफ another shift in the structure is being done, वैसे तो एपिमरेज और आइसोमरेज में कोई फर्क नहीं है,
मगर आइसोमेरेज क्या करेगा कि स्ट्रक्चरली एक आध कार्बन हाइड्रोजन इधर उधर कर देगा मगर फंक्शनली चेंज नहीं होगा। एपिमेरेज क्या करते हैं, एपिमेरेज और आइसोमेरेज एक चीज नहीं है। एपिमेरेज क्या करेगा, एपिमेरिक कार्बन, जो मैंने कहा था ना एपिमेरिक कायरल कार्बन, जो कि 1 into the लास्ट कार्बन था, उसको रोटेट कराता है, उसकी कायरलिटी बदल जाता है। जब इस कायरलिटी को बदलता है तो एपिमेर्स को इसीलिए आइसोमर्स नहीं कह सकते हैं कि उनके चार्ज के अंदर फर्क आ जाता है, वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट हो जाते हैं। सो मेक श्योर, आपने अभी मेरे से एंजाइमोलॉजी भी पढ़ी है, किसी ने घर पे बैठ के उसे नहीं पढ़ा ताकि उसको पता चले कि व्हाई एपिमर्स आर नॉट कॉल्ड एज एन आइसोमर्स, बिकॉज क्योंकि उनमें भी तो शिफ्ट होता है ना, एनाक्सियोमर्स आइसोमर्स है, सारा कुछ है, उनको सेम इसलिए नहीं कहा जा सकता कि आइसोमर्स के साथ साथ, बिकॉज they have a difference in chirality. You need to look at this. तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया यहाँ पे। अच्छा, अब देखो ये पहला पाथवे है जो कि अभी तक आप लोग पढ़ोगे, पोजीशन ऑफ OH, वेरी गुड वेरी गुड, दिस इज, you at least remember that, just that position of OH changes because of the rotation of the carbon जिसके ऊपर वो लगा होता है, और जब वो रोटेट करता है तो कायरलिटी बदलती है। आप लोगों को पता है कि हम लोग ग्लूकोज की अल्फा वर्जन खा सकते हैं, बीटा वर्जन नहीं खा सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कायरलिटी, ठीक है। एनीवेज, अब यहाँ पे कमिंग बैक टू दिस एचएमपी पे वापस आओ, एचएमपी पे वापस आओ। देखो ये एक वाहिद पाथवे है जिसके अंदर आपका एक प्रोडक्ट से दो पाथवे एट ए टाइम शुरू होते हैं। अब दो पाथवे क्या शुरू हो गए, राइबोज 5 phosphate is being converted with the apimeric position to xylulose 5 phosphate। कंपाउंड वही है, इसके अंदर सिर्फ एक कायरलिटी चेंज आएगी, और विद दी एपिमेरेज ये कन्वर्ट हुआ राइबोज 5 phosphate, राइबोलोज से ये राइबोज। अभी तक स्ट्रक्चरली कोई चेंज, कोई चीज ना ऐड हुई है ना कोई चीज सब्ट्रैक्ट हुई है। गोइंग अहेड, अब लुक एट दिस, आइदर जो आपका ज़ाइलुलोज 5 phosphate, राइबोज 5 phosphate के क्या इस्तेमाल है भाई, कोई तो बताए। राइबोज फॉस्फेट हमारे किधर काम आता है, तुम लोग सोए हुए हो, मेरे ना आज 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 मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट यार। राइबोज 5 phosphate आपके यहाँ से ढेरों ढेर उसके पाथवे शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला आपका शुरू होता है आपका डीएनए, आरएनए, ये सारे आपके राइबोज से बनते हैं ना, राइबोज म्यूटी के साथ 5 phosphate के साथ, ये इसके तो राइबोज यहाँ से ढेरों ढेर निकलते हैं। सो दैट मीन्स अगर कोरोना वायरस ने किसी को आके इन्फेक्ट करना है तो उसने अपना राइबोसोमल आरएनए ट्रांसक्रिप्ट करना है, ठीक है। जब राइबोसोमल आरएनए ट्रांसक्रिप्ट करना है तो उसको एचएमपी शंट पाथवे की या हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे की जरूरत है। सो यहाँ से वो राइबोज 5 phosphate, इट मीन्स के इन द केसेस ऑफ जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड और न्यू प्रोटीन्स योर एचएमपी गोज हाई। दूसरी तरफ लेट्स सी ज़ाइलुलोज किधर जाता है, ठीक है। ज़ाइलुलोज बाय इंडिपेंडेंस आपके कोई डिफरेंट कंपाउंड एज सच फॉर्म नहीं कर रहा, ये दोबारा से कन्वर्ट हो रहा है इसी पाथवे में। उधर से जाता हूँ, मैं दोबारा इधर आता हूँ, इधर से ही आगे लेके जाओ। राइबोज 5 phosphate हमारा निकल गया, अब हमारे पास ज्यादा म्यूटिटी रहेगी है 5 phosphate और इधर को दोनों अब आके एक्चुअली ये जो यहाँ पे डायग्रामेटिकली आपको दिखाया जा रहा है, दे आर द टू डिफरेंट पाथवे, ये मिल नहीं रहे, दोनों के ऊपर ट्रांस कीटोलेज एक्ट कर रहा है। बेटा क्या हो रहा है, ट्रांस कीटोलेज, ठीक है। ट्रांस कीटोलेज का मतलब क्या है कि एक कंपाउंड, नो द डिफरेंस यू नीड टू नो इज कि जब ट्रांसफर कर रहा है कीटोन ग्रुप
from somewhere else to these compounds और उसको तोड़ रहा है, यानी वहां पे कीटोजेनेसिस हो रही है, कीटोलाइसिस हो रही है, जिसके ऊपर ट्रांसकीटोलेज एक्ट कर रहा है और वहां से उठा के कीटोन बॉडी क्या थी, एक एल्डिहाइड पढ़ाया था कल मैंने और एक कीटोन पढ़ाया था। कीटोन कौन सा है? एक वो कार्बन जिसके दोनों तरफ आर हो, ऐसे समझे जैसे वो 80s के हीरोज नहीं होते थे, अ गर्ल इन वन हैंड एंड द अदर गर्ल इन द अदर हैंड, और वो जनाब साहब आते थे द हीरो। सो कीटोन्स या कीटोन बॉडीज आर द हीरोज। सो a carbon with the 2 R chains is being added। इसके बाद देखो क्या हो रहा है, ये 5 फॉस्फेट से क्या हो रहा है, ये बन रहा है सीडो हैप्टोलोज। हैप्टोलोजिस कहाँ पे थे? अभी मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ाया। हैप्टोलोज कौन से हैं? 7 कार्बन वाले हैप्टोलोज होते हैं, ठीक है। सो इट मींस कि यहाँ पे 2 कार्बन ऐड हुए, एक कीटोन बॉडी का ऐड हुआ और दूसरा कहां से ऐड हुआ, आपके ट्रांसकीटोलेज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया। यहां से यहां पे 7 फॉस्फेट हो गया, यहां से 3 फॉस्फेट हो गया। इट मींस कि यहां पे इन दोनों के अंदर ट्रांसकीटोलेज ने एक्ट किया और इसी को तोड़ा। मतलब राइबोस 5 फॉस्फेट को ट्रांसकीटोलेज ने तोड़ा और इधर से चीजें तोड़ के इसे दे दी, ठीक है। सो दिस बिकम्स नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेज। समझ आ रही है? नेक्स्ट टू दैट, यहां तक समझ आई आपको बात की? यहां तक बात है वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसकीटोलाइसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस वेरी गुड। अब जो नेक्स्ट स्टेप, सर ये दोबारा बताएं, देखो 5 ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट, राइबोस 5 फॉस्फेट, दोनों 5-5 वाले, ठीक है। हसन हिरा दोनों 5-5 वाले, ठीक है। नीचे आओ, देखो क्या हुआ है, फॉर्मूले को याद करो जिस तरह मैंने पढ़ाया था। नीचे आओ, सूडो हैप्टोलोज है, सूडो हैप्टोलोज या सीडो हैप्टोलोज। हैप्टोलोजेस कौन से थे? हैप्टोलोजेस 7 कार्बन। हैप्टोलोजेस अभी हमने याद है, हैप्टोलोजेस जब हमने मोनोसैकेराइड्स, ठीक हो गया, हसन को याद आ गया, हिरा को याद, 7 कार्बन विद 7 फॉस्फेट्स। जिस तरह ऊपर 6 कार्बन विद 6 फॉस्फेट्स है, ये ऊपर 6 कार्बन 6 फॉस्फेट्स चल रहे थे। नीचे जो ज़ाइलोज का ग्रुप है वो 7 कार्बन और 7 फॉस्फेट से हुआ। ऑन द अदर हैंड ग्लिसरॉल्डिहाइड या ग्लिसराइड ग्रुप के अंदर कितने कार्बन होते हैं? आपने अभी लिपिड डिग्रेडेशन भी पढ़ी है, इसके अंदर 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है जो कि ट्रांसकीटोलाइसिस हुई है, यहां से 2 कार्बन उठ के इसके अंदर आए ज़ाइलोज के अंदर, ये 5 से 7 हो गया, और सिमिलरली 2 फॉस्फेट इधर से उठ के इधर आए, ठीक हो गया। तो दिस इज द वन जिसने ट्रांसफर किया, ट्रांसकीटोलेज ने ट्रांसफर किया और एक को तोड़ के दूसरे को बना दिया। राइट होगी बात, समझ आ गई? ओके गुड, आगे चलते। अब दोबारा से ये दोनों के ऊपर आके ट्रांस एल्डोलेज एक्ट करेगा। अब पहले कीटोलेज ने एक्ट किया था, उसने कार्बन +2 R चेन्स उठा रही थी। अब एल्डोलेज क्या होता है? एल्डिहाइड कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड वो ग्रुप होता है जिसके पास एक कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन होता है, ठीक हो गया। अब आपने देखना है कि एक कार्बन और एक ऑक्सीजन निकल रहा है, वो किससे निकलता है, ठीक है। गोइंग डाउन टू द ट्रैक, अब जो हमारे पास इन दोनों के साथ मिला के जो प्रोडक्ट आएगा, इधर है इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट, ठीक है। इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट
नीचे एक ग्रुप दे रहा है, फ्रुक्टोज में कितने कार्बन होते हैं? फ्रुक्टोज में कितने कार्बन होते हैं? 6। ग्लिसरॉल में कितने हुए? 3। अभी तक हमारे पास 7 चल रहे हैं ना, वेरी गुड। अब देखो एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट हो गया। सबसे पहले ट्रांस एल्डोलेज ने 3 फॉस्फेट उतारे। 3 फॉस्फेट उतारने के बाद अब इसी को गौर करो, एरिथ्रोज एक कंपाउंड है जिसके अंदर ट्रांसकीटोलाइसिस हुई, जिस तरह ऊपर हुई है ट्रांसकीटोलाइसिस, ठीक है, मगर ट्रांसकीटोलाइसिस किसके दरमियान में हुई है? प्रोड्यूसिंग ग्लिसरॉल 3 फ्रुक्टोज 5 6 फॉस्फेट 6, so 3 are 9 carbons at one place. On the other hand, दोबारा से ट्रांस एल्डोलेसिस की वजह से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट नीचे आ गया, ठीक है, 6 कार्बन्स ऑफ दिस प्लेस, 6 कार्बन्स ऑफ दिस प्लेस और 3 कार्बन्स ऑफ दिस प्लेस, ठीक है, 12 और 3 15 कार्बन्स। हालांकि वी आर डीलिंग विद 10 कार्बन्स where those 5 extra carbons came up। बताओ, और यहीं पे HMP शंट का मतलब ही यही है। HMP जिसने ये मुझे बता दिया उसे HMP शंट आ गया। यहाँ पे तो नीचे 15 कार्बन है, ऊपर से मैं 10 कार्बन लेकर आ रहा हूं। 5 कार्बन कहां से है? कोई तो बता दे, अकल लड़ा के, कॉमन सेंस लड़ा के अकल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा। अब इसे देखो, राइबोस 5 फॉस्फेट को मैंने निकाल दिया जब मैंने अपना न्यूक्लियोटाइड साइकिल बनाया था। दूसरी तरफ ज़ाइलोलोज को मैंने यहाँ पे अनटच रखा कि ज़ाइलोलोज कहाँ जा रहा है। ज़ाइलोलोज वहां से उठ के ये 5 कार्बन आके इधर दे रहा है, और जब ये 5 कार्बन आके इधर मिल रहे हैं तो यहाँ पे ट्रांसकीटोलाइसिस होके ये ऊपर से 10 आए हुए 2 6 6 के अंदर डिवाइड होंगे और 1 3 के अंदर डिवाइड होगा, ठीक हो गया। सो द होल सम बिकम्स 15, राइट? So if I ask you where is the hexose monophosphate regulatory step, that is the conduction of xylulose phosphate 5 phosphate down to transketolysis with erythrose, right? So this is the whole pathway जिसको आप लोगों ने समझना है। इतना आसान, बहुत आसान, ठीक है। अब एक मिनट मैं अपनी स्लाइड ठीक करूं, फिर मैं आपको बाकी की बातें इसमें से बताता हूँ। मेरे बाद किसका लेक्चर है बच्चों? किसका लेक्चर है मेरे बाद? कौन वेट कर रहा होगा? है इरा, किसका लेक्चर है मेरे बाद? फिजियो, फिजियो। चलो फिर बेटा, This is the crux of hexose monophosphate और glycogen metabolism, ठीक है। So इंशाल्लाह इसके ऊपर एक थोड़ी सी और क्लिनिकल बातें होंगी जिसके अंदर इसका ज़्यादा मज़ेदार पार्ट आएगा, मगर दिस इज द होल शंटिंग पाथवे। आप लोगों के इसके ऑक्सीडेटिव नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेजेस का पता चल गया, और द यूजेस ऑफ बायलैटरल, यहाँ से जो बायलैटरल स्टेपिंग होती है उसका पता चल गया। सो ओके, देन सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, थैंक यू। और बेटा पढ़ लो प्लीज, पढ़ लो, नहीं पढ़ रहे, कुछ नहीं आता, लाइको